हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन शर्मा और आज अपन पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकेंड पार्ट या फिर सेकेंड लेक्चर। तो कल अपन लोगों ने स्टेट्स के बारे में जानकारी ले ली थी कि स्टेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो वहाँ पे बताया था कि 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं मेनली, जो अपन लोग पढ़ते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। उसके बाद में मैंने 2 अलग से स्टेट बताए थे जो भी कुछ सालों पहले इन्वेंट किए गए। एक होता है आप लोगों के पास में प्लाज्मा स्टेट और एक होता है सुपर कूल्ड स्टेट। ठीक है, और ये आप लोगों को ये बताया था कि जो सबसे इजीएस्ट स्टेट होता है या सबसे आसान जो स्टेट होता है वो होता है आप लोगों के पास में गैसियस। ठीक है, गैसियस स्टेट होता है वो बिल्कुल इजीएस्ट स्टेट होता है, और या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं ये एक ऐसा स्टेट होता है जिसकी अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसकी जितने भी फंडामेंटल्स है या जितने भी पैरामीटर्स है या जितने भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है उनको आप आसानी से जान सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो अपन आज कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को वहाँ पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में बेसिक रिलेशन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जिनको भी अपन अपने सेंस से, अपने फिजिकल सेंस से, जैसे टच करके या फिर देख कर या टेस्ट करके या सुनकर या स्मेल करके अपन जिनको आइडेंटिफाई कर सके वो तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको बिना किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट के अपन लोग पता नहीं कर पाए वो होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कोई भी आपके पास में अननोन मटेरियल दिया हुआ है, वो अननोन मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल से रिएक्शन करता है या नहीं करता, क्या ये अपन देखकर बता सकते हैं? ये अपन देखकर नहीं बता सकते। तो इसका मतलब है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो रिएक्शन किसके साथ करेगा या नहीं करेगा ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से ही पता लगता है। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है। जैसे मैं आपको कोई एक लिक्विड दे दूं और उस लिक्विड का मैं पूछूं कि बताइए ये कितने टेम्परेचर पर ये बॉईल होता है, तो अपन उसको देखकर अपन आसानी से नहीं बता सकते। तो अपन को उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा, या फिर इसकी कोई भी गैस है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये सारी बातें अपन केवल देखकर नहीं बता सकते। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको मालूम करने के लिए, ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको जानने के लिए अपने को किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट की या फिर केमिकल रिएक्शन की आवश्यकता पड़े, वो आप लोगों के पास में केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। अब आज अपन जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है कि गैसेज की मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि आज जो कुछ भी डिस्कस होने वाला है वो इस गैसेज स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये मानिए कि अगर आज और कल वाली क्लास अगर आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाएगी तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को दिक्कत देगा। तो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस या फिर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या हो सकती है या फिर इनकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, इनके बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक या मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो मैंने आप लोगों को कल एक इक्वेशन बताया था कि PV = nRT होता है और उसे आइडियल गैस इक्वेशन बोला जाता है। तो फर्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर। पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर को अपन P से डिनोट करेंगे, कैपिटल P। तो प्रेशर क्या होता है? तो अपन जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है किसी पर्टिकुलर एरिया पर या किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर। तो इसको डेफिनेशन में बोला जाए तो ये बोलेंगे फोर्स exerted by gaseous molecules, force exerted by the gaseous molecules on the unit area of wall of container। कंटेनर की वॉल के यूनिट एरिया पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो फोर्स क्रिएट करेंगे वही आप लोगों के पास में क्या होगा? प्रेशर होगा। तो प्रेशर इज फोर्स
पर यूनिट एरिया। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में ये गैसियस पार्टिकल्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स है, गैस पार्टिकल्स ले लिए या फिर कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स ले लिया। ठीक है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स का एक रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन होगा तो ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, और ये कहीं भी मूव करेंगे तो ये जब गैस की वॉल, ये कंटेनर की जो वॉल है, इस कंटेनर की वॉल से जब ये टकराएंगे तो ये एक फोर्स क्रिएट कर, एक फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, और ये फोर्स इस एरिया पर, वही क्या होगा, प्रेशर होगा। तो प्रेशर को मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर दूं, इट इज द फोर्स exerted by the gas molecules on the wall of container per unit area। इट इज द फोर्स, प्रेशर का डेफिनेशन मैंने लिखा, इट इज द फोर्स exerted by the gaseous molecules on the wall of container, कंटेनर की वॉल पर जो फोर्स लगाया जाएगा गैसियस मॉलिक्यूल्स का, और वो पर यूनिट एरिया में जितना लगाया जाएगा वही आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, प्रेशर को आप समझ गए होंगे। तो यानी गैसियस पार्टिकल्स, अब देखो इसमें दो तरह की बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कई लोग से पूछते हैं कि सर गैसियस पार्टिकल्स आपस में भी तो कॉलिजन करेंगे, तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पर दो टाइप के कॉलिजन पॉसिबल होते हैं। दो टाइप के कॉलिजन पॉसिबल कौन कौन से होंगे? पहला तो कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन कर सकते हैं, या फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल की कंटेनर से कॉलिजन कर सकते हैं। क्लियर बात? देखो ध्यान से समझना, आसान बात है। दो तरह के कॉलिजन यहाँ पे हो सकते हैं, या तो गैसियस पार्टिकल्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करे, या फिर ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर की वॉल से कॉलिजन करे। लेकिन आगे चलकर इस चैप्टर में आप KTG पढ़ोगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। KTG में अपन ने गैसियस पार्टिकल्स के बीच में होने वाले कॉलिजन को नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अपन जो कॉलिजन मान रहे हैं, या यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पर जो कॉलिजन मान रहे हैं, यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा, वो केवल तभी होगा, ध्यान रखना, वो केवल तभी होगा जब गैसियस पार्टिकल्स वो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे। क्लियर है बात? तो डेफिनेशन पे आ जाइएगा। फोर्स फिजिक्स में एक्सीलरेशन, और एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ। तो मास इनटू एक्सीलरेशन तो हो गया आप लोगों का फोर्स, और एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू लेंथ, यानी मीटर स्क्वायर। लेंथ को मीटर में ले लिया, एक और दूसरी लेंथ है उसको मीटर में ले लिया। अब आप लोग मास तो जानते हो क्या होता है, किस में लेते हैं, केजी में, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की अपन बात करें तो ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड और टाइम क्या होगा, सेकंड, तो ये होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम हो गया मास का यूनिट, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ हो गया आपके पास में मीटर स्क्वायर। ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में किलोग्राम मीटर और S-2। ठीक है, किलोग्राम मीटर इनवर्स और S⁻²। क्लियर है बात? एक्सेलरेशन V/t, बिल्कुल बंटी यादव, एक्सेलरेशन V/t होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को आप लोगों ने लिख दिया मीटर पर सेकंड,
और टाइम को आप लोग लिख दिया सेकंड, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात। तो आप लोगों के पास में ये आ गया प्रेशर, और दिस इज एसआई यूनिट, और ये क्या होगा इसका, प्रेशर का एसआई यूनिट होगा। और ये जो यूनिट होता है इसी को बोलते हैं पास्कल, एंड पास्कल डिनोटेड बाय पीए, और इसी को बोला जाता है पास्कल, और पास्कल डिनोटेड बाय पीए। पास्कल को पी ए से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, पास्कल को पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पास्कल को अपन पी ए से लिख देंगे, तो ये जो आप लोगों के पास में प्रेशर का एक ऐसा यूनिट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आप लोगों का पहला है। अब अपन इसमें टर्म्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी, इसमें टर्म्स की बात करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स या कौन कौन सी यूनिट अपन प्रेशर की ले सकते हैं। तो आप लोग इसमें प्रेशर की यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स आप लोग ले सकते हो इसमें। तो बेस ऐसा ही है, और इसकी दूसरी यूनिट जो होती है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भी आप लोगों ने सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो मैं यूनिट्स लिख देता हूं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट होगी, तो यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रेशर का यूनिट होगा यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की क्या क्या यूनिट, एक प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको शॉर्ट में अपन एटीएम लिखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस में लिखते हो, एटीएम में। तो 1 एटीएम जो होता है, 1 एटीएम जो होता है वो 1.01325 बार होता है, ठीक है। एक यूनिट पे हो गई एटीएम, एक यूनिट हो गई बार। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो कि एक बार, कितने बार, एक बार। हाँ, अभी थोड़ा नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे ये कहा गया था कि भैया एक बार ही आप एटीएम जाकर 2000 रुपये निकलवा सकते हो। तो आप लोग याद रखोगे कि एक एटीएम एक बार, 2 एटीएम 2 बार, और 3 एटीएम 3, ठीक है ना बात। क्लियर होगी बात। तो एक एटीएम जो होता है 1.05 पास्कल, एटीएम जो होगा वो इतना पास्कल होगा, और 1 एटीएम इक्वल्स टू 101 इंटू 10⁻³ पास्कल लिख सकता हूँ मैं इसको। 10⁻5 को 10⁻³ में ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे 10⁻2 बची, 10⁻2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 101, और 10⁻³ क्या होता है, 101 किलो पास्कल। समझ में आ गई। तो यहाँ पे अपन मैं लिख देता हूँ कि KPa क्या होगा, KPa का मतलब यहाँ हो जाएगा किलो, और 1 KPa इक्वल्स टू 10⁻³ PA। समझ में आ गई होगी आपको बात, जैसे ग्राम और किलोग्राम होता है, 1 KPa इक्वल्स टू 10⁻³ PA। 1 ATM बार हो गया, 1 ATM में 1.012 इंटू 10⁻5 पास्कल हो गया। 1 ATM को 101 किलो पास्कल लिख सकते हैं। अब बात आती है आप लोगों के पास में दूसरे यूनिट की। तो 1 ATM जो होता है वो 760 mm ऑफ Hg होता है। mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ Hg। जो आप लोग थर्मामीटर देखे हो, थर्मामीटर के अंदर जो चमकीला सा जो मटेरियल भरा होता है उसको पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं उसको। तो मरकरी एटमॉस्फेयर कंडीशन में जब किसी एटमॉस्फेयर कंडीशन में जब किसी थर्मामीटर के अंदर आप लोग मरकरी को रखते हो तो वो मरकरी 760 मिलीमीटर तक चढ़ जाती है। तो इसका मतलब है Hg के बराबर होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ATM इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। क्लियर है बात। तो 760 तो होता है mm ऑफ Hg और 76 होगा सेंटीमीटर ऑफ Hg। आप लोग जानते ही हो सेंटीमीटर होता है वो एक बड़ी यूनिट होती है mm से यानी मिलीमीटर से।
क्लियर है, ये सारे यूनिट्स आपको चाहिए। और मैं लिख देता हूँ 1 ATM जो होता है वो 760 टॉर के बराबर होता है। तो एक और नई यूनिट आ गई आपके पास में टॉर, 760 टॉर के बराबर होता है, TORR। ठीक है, ATM हो गया, पास्कल हो गया, बार हो गया, किलो पास्कल हो गया, मिलीमीटर ऑफ Hg हो गया, सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया, और आप लोगों के पास में एक यूनिट हो गई टॉर। बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में। ठीक है, अभी आप लोगों के पास में प्रेशर हो गया। अब जो सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी आती है गैस की, वो आती है इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम सेकंड, पहला पड़ा प्रेशर, दूसरा पड़ता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है आप लोग जानते हो, किसी कंटेनर का जो कैपेसिटी होता है वही क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आप लोगों ने बचपन में क्लासों में पढ़ा होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू हाइट, और एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आप लोग जानते हो L3। लेंथ हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का एक यूनिट हो गया मीटर क्यूब। इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर में ले लो तो ये यूनिट क्या हो जाएगी भैया, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब अपन इसकी यूनिट्स लिख देते हैं कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब, DM क्यूब मतलब डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये बातें हो गई आपके पास में वॉल्यूम की। तीसरा आता है आप लोगों के पास में अमाउंट ऑफ गैस, गैस का अमाउंट। तो गैस का अमाउंट, गैस तीसरा आता है आप लोगों के पास में अमाउंट ऑफ गैस। आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा या पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने 10th में इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जो मोल क्या होता है, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, या फिर ऐसे बोल दो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये जो मास आपको लेना है ये हमेशा किस में लेना है, ग्राम में। क्लियर है बात? सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4। मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। आपके पास में कोई भी गैस है, उस गैस का लीटर के अंदर वॉल्यूम दिया गया हो तो उसको कर देना। 22.4 से जब आप डिवाइड करते हैं आप लोगों को कह दे, और H2 गैस का आप लोगों के पास 5.6 लीटर लिया हुआ है, इस मोल बताइए कितना होगा। तो आप लोग जानते हो मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, कितना आ गया, 1/4। तो 1/4 मोल हाइड्रोजन गैस हो जाएगी उसमें। क्लियर है? आसानी से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मोलर मास की यूनिट मोल ही होती है ना, मोलर मास की मोल नहीं होती बेटा। मोलर मास जो होता है वो ग्राम भी हो सकता है और AMU भी हो सकता है। मोल, सर जी ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ नेटवर्क ठीक है, आपके शायद यहाँ दिक्कत हो। मेरे यहाँ पे नेटवर्क ठीक है, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। मोलर मास जो होता है, मोलर मास होता है वो ग्राम में भी हो सकता है और मोलर मास AMU में भी हो सकता है। AMU जो होता है उससे लगा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, AMU में भी ले सकते हैं और ग्राम में भी ले सकते हैं। तो अगर जब
एक मोल गैस के लिए बात किया जाता है तो वो उसका मोलर मास हो जाता है। एक मोल गैस के लिए बात किया जाता है तो उसका मोलर मास जो होता है वो गैस में लेते हैं। और अगर आप लोग एक एटम की बात करोगे तो उसका जो मास आएगा वो आएगा एएमयू में। एक एटम के लिए बात करेंगे तो एएमयू में, और एक मोल के लिए बात करेंगे तो वो आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, तो ये तीसरा आ गया आप लोगों के पास में अमाउंट ऑफ गैस। किसी गैस का अमाउंट कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। दो फार्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए, मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आप लोगों के पास में टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल टी से लिखेंगे, स्मॉल टी से नहीं लिखेंगे। टेम्परेचर के जो स्केल होते हैं वो होता है तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन स्केल और एक होता है फ़ारेनहाइट। तो तीन के स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट। जो जनरल अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे और टेम्परेचर की जब जब बात करेंगे तो टेम्परेचर अपन हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में। एक या दो जगह अपन सेल्सियस लेंगे, वो जगह न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में उतार लो आप। बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग कि सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया होता है उसी को लिख देते हैं, जबकि वो गलत है। अपने को हमेशा टेम्परेचर जो लेना है वो केल्विन में लेना है। दो तीन जगह सेल्सियस में लेना होगा, वहाँ मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको अपन 300 केल्विन बोलते हैं। 127 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको अपन 400 केल्विन बोलते हैं। आखिर केल्विन में और सेंटीग्रेड में रिलेशन कैसे होता है, तो केल्विन में आपको जब भी बता रहा हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर दो। डिग्री सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड करोगे तो वो आपका केल्विन जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में जब भी आप 273 ऐड करोगे तो वो केल्विन बन जाएगा। हाँ बेटा, फ़ारेनहाइट नहीं लिया जा सकता। फ़ारेनहाइट जो होती है वो अपन इस स्केल में काम नहीं करते। PV इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन होगा उसमें जितने भी यूनिट्स दिखाए गए हैं वो यूनिट्स आपको केल्विन के बेस्ड पे दिखाए गए हैं, इसलिए अपने को हमेशा केल्विन में ही वहाँ पर टेम्परेचर रखना होगा। ठीक है, बुखार जो नापा फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। आपको सारे स्केल बता दूंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अपने को यहाँ केल्विन में इस्तेमाल करना है। हाँ, कन्वर्ट आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहला फॉर्मूला आपको बता दिया कि केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। सेल्सियस में टेम्परेचर जब भी आपको दे उसमें 273 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। जैसे आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैंने कैसे किया था, मैंने देखो इस तरीके से किया था, तो ये आपका 300 हो जाता है। ठीक है, केल्विन में 300 के हो गया और डिग्री में 27 सेंटीग्रेड हो गया। समझ में आ गई होगी सबको बात ये, ठीक है ना। अब क्या आप लोग है किस किस को डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के अंदर रिलेशन पता है, जल्दी से बताइए। F इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 9/5/9 F माइनस 32 होता है। 5/9 F माइनस 32 होता है। 5/9 F माइनस 32 होता है। इसको ये अभी 2016 के अंदर एक नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल आसान से। तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू, इसको मैं F माइनस 32 लिख सकता हूँ और इसको क्या मैं 9/5 लिख सकता हूँ नीचे लाकर। ऊपर ये 5/9 है, नीचे लाकर मैंने इसको 9/5 लिख दिया। ये 5 आपके पास में ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये आप लोगों के पास में F-32 डिवाइडेड बाय 9/5 कितना हो जाएगा 1.8। इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप देखते हो ना तो 9/5 लिखा हुआ है ना 5/9 लिखा हुआ है, और आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार ये कैसे आया, ठीक है ना। तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 5/9 F-32 हो सकता है। डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9/5, और 9/5 को जब आप डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 1.8। क्लियर बात। तो ये आप लोगों के पास में टेम्परेचर होगा। तो ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज है या गैसेज की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अब आज अपने गैसेस लॉज स्टार्ट करेंगे। देखो आप लोगों को बेसिक चैप्टर का पता होना चाहिए, और मैं आपको ये मानता हूँ कि आप लोगों को बेसिक नहीं पता है। हो सकता है ये मेरी गलती हो कि मैंने ऐसा माना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिनका बेसिक क्लियर है बहुत बढ़िया बात है, और अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों का बेसिक क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों को अगर पहले से ऑलरेडी आपको पता है देन वेरी गुड, और अगर नहीं पता है तो भी आप यहाँ से इन सारी चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर। सबसे इम्पोर्टेंट शुरुआत जो होने जा रही है वो है गैसियस लॉज। मैंने आप लोगों को कल कहा था कि PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन आप याद कर लेना, लेकिन ये मत पूछना कि वो कैसे आया। अब वो आता कैसे है, तो आज अपन जो ये गैसियस लॉज पढ़ेंगे, बहुत सारे लॉ है, 3 4 5 जितने भी लॉ है वो अपन पढ़ेंगे। इन गैसियस लॉ को पढ़ने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि PV इक्वल्स टू NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया। क्लियर है बात। बड़ा ध्यान से देखते जाना। तो पहला आता है अपने पास में बॉयल्स लॉ। पहला आता है अपने पास में बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के डेफिनेशन पे जाएं तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, यानी टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे। कांस्टेंट मीन्स कि पहले जो टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर बाद में लिया जाएगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो उन्होंने देखा कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। किसने देखा है? बॉयल्स ने। तो बॉयल ने अपना ये लॉ दिया कि जब भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जब जब प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, और वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर घट जाता है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है ना। अपने को इतना कुछ नहीं बताना, अपने को यहाँ पे कभी साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछेंगे, तो अपने को केवल सिंपल बॉयल्स है ना। आपको जानकारी है बहुत बड़ी है, और जानकारी होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बॉयल्स लो, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर जो आया वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। यहाँ से आप लिख सकते हो कि प्रेशर इक्वल्स टू K/V। प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, वो ले लिया K, और क्या है कांस्टेंट। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है, P इंटू V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस, अगर आप लोगों के पास में कंडीशंस अलग अलग हो तो क्या करना है, फॉर डिफरेंट कंडीशन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। प्रेशर आप लोगों के पास में यहाँ पे कांस्टेंट, प्रेशर वॉल्यूम जो है वो मिलाकर क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ये डिफरेंट कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, और टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट रखा जाए तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 आता है। तो ये आपके पास में बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अपने को टेम्परेचर हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट, ठीक है। अब बात आती है कि इसके ग्राफ से लिए जाएंगे। तो ग्राफ के ऊपर आते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं।
तो प्रेशर इक्वल्स टू के बाई वी हो गया। तो ये प्रेशर इक्वल्स टू के बाई वी हो गया। अब आप लोग ग्राफ बनाते हो प्रेशर का और 1/v का। प्रेशर और 1/v का ग्राफ बनाओगे तो देखो सिंपल सा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रेशर इक्वल्स टू 1/v इंटू के। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रेशर इक्वल्स टू 1/v इंटू के लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब आप लोगों के पास में प्रेशर को इसने किस एक्सिस पर बताया, आप जानते हैं ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। तो प्रेशर को लिखा इन्होंने वाई एक्सिस पर, 1/v को लिखा इन्होंने एक्स एक्सिस पर, और के हो गया आप लोगों का कांस्टेंट। क्या y इक्वल्स टू के एक्स वाई इक्वल्स टू एम एक्स से मैच कर रहा है क्या? y इक्वल्स टू के एक्स वाई इक्वल्स टू एम एक्स से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ m की जगह क्या लिखा हुआ है? k लिखा हुआ है। और आप लोग जानते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आता होगा, और अगर नहीं आता है तो मैं आप लोग ये बता देता हूँ प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ पे x और y जो होता है वो एक्सेस होता है, एक्सेस। यहाँ पे जो m होता है उसको स्लोप बोला जाता है, और स्लोप जो होता है वो आपके पास में tan थीटा के बराबर होता है। अब स्लोप आपके पास में दो तरह का हो सकता है, एक होगा पॉजिटिव स्लोप और एक होगा नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप होगा तो ग्राफ का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, और नेगेटिव स्लोप होगा तो ग्राफ का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास स्लोप पॉजिटिव होगा ग्राफ अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ बनेगा, और नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड बन जाएगा। x हो गया, y हो गया, m हो गया और c। तो c हो गया आप लोगों के पास में इंटरसेप्ट। अगर c का आपके पास में वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इंटरसेप्ट होगा, ये प्लस y की तरफ होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये इंटरसेप्ट जो होगा ये नेगेटिव y की तरफ होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। आप लोगों को पहले टर्म्स याद करना है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है। इसमें x और y तो एक्सेस होते हैं, और m जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है ना। m जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। स्क्वायर होता तो पैराबोला होता, कौन सा स्क्वायर होता? स्क्वायर होता तो पैराबोला होता। स्क्वायर और ना उसमें सी नहीं आता। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और एक और इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन जो होता है ये आप लोगों के पास में सर्कल का होता है। ये इक्वेशन जो होता है वो आप लोगों के पास में सर्कल का होता है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास में ये बातें समझ में आ गई, आप इनको उतार लो आसानी से। अब मैं आप लोगों को ये ग्राफ बनाने सिखाता हूँ कि किस तरीके ग्राफ बनते हैं, ठीक है। अपन ज़्यादा नहीं, अपन अपने जो ग्राफ आएंगे काम में वही बताऊंगा मैं। अगर ग्राफ पढ़ने लगेंगे तो 10-15 दिन लग जाएंगे, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को ऐसे दे दिया y इक्वल्स टू 6x प्लस 4,
तो पहले तो आप इसको मैच करोगे कि ये क्या ऐसा लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के जैसा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ऐसा लिखा। c कितना हो गया यहाँ पे 4 और m की जगह कितना आ गया यहाँ पे 6। m बताओ पॉजिटिव, बिल्कुल c भी कैसा पॉजिटिव। क्लियर है बात। अब ये आप लोगों को ग्राफ बनाने हो तो आप लोग सिंपल सा ये y लिख दिया, ये x लिख दिया, ठीक है। अब ये जो c मैंने बताया था ये कैसा क्या बताया था इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट कैसा आया पॉजिटिव, तो ये प्लस y, ये नीचे जाएंगे तो माइनस y, ये प्लस x, ये तो आप बात जानते ही हो। तो इंटरसेप्ट कैसा आया, तो ग्राफ ऊपर की तरफ कट जाएगा और c का वैल्यू कितना है 4, तो अपने से मान लीजिए। अब बात आती है कि m कैसा है, तो m आपके पास में पॉजिटिव, तो यहाँ से ग्राफ पॉजिटिव, तो आपको क्या बताया था अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो अपवर्ड, तो आप लोगों के पास में ये ग्राफ अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 होगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों के पास में थीटा जो कि एंगल हो गया। क्लियर है। इस तरीके से आप लोग ग्राफ बना सकते हो, विजिबल, क्लियर। जैसे एक और दूसरा ग्राफ बनाओ, y इक्वल्स टू माइनस के 3x माइनस के 4। इस ग्राफ को सब लोग बनाओ और मैं बनाता हूँ, फिर आप लोग मैच करना। हाँ, ये मैंने दोबारा के लिए आप लोगों को ये दूसरा एक और एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग उसको नया एग्जाम्पल दे दिया, y इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस के 4। क्या अपन इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकते हैं, कर लो भैया। तो इसके नीचे लिख देता हूँ मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस दूँ। बताओ m की जगह कितना लिखा हुआ है -3, तो m की जगह -3 लिखा हुआ है, और m क्या होता है आपके पास में स्लोप हुआ है -4, और ये क्या होता है आपके पास में इंटरसेप्ट। क्लियर है बात। उस इक्वेशन को आपको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना है और वहां पर m का वैल्यू और c का वैल्यू देना है कि पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव। अब देखो आपको यहाँ पे दोनों, तो आप लोग ये ग्राफ बनाओगे। मैंने कहा था कि c का वैल्यू पॉजिटिव आए तो ऊपर की तरफ कटेगा, c का वैल्यू नेगेटिव आए तो नीचे की तरफ कटेगा। तब नीचे ले लो 1 2 3 4, ये ले लिया 4। और स्लोप कैसा आपके पास में, स्लोप कैसा आपके पास में नेगेटिव, और आपके पास में स्लोप कैसा लिया हुआ है नेगेटिव लिया हुआ है, तो स्लोप नेगेटिव लिया हुआ है, तो यहाँ से क्लियर है। स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है तो देखो आप लोगों को एक और बात बताता हूं मैं, tan थीटा इक्वल्स टू m, यानी स्लोप होता है। क्लियर है। थीटा का वैल्यू, अगर थीटा कैसा होता है पॉजिटिव, और अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कैसा हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। 0 से 90 डिग्री तक चलेंगे तो पॉजिटिव, और अगर आप लोगों के पास में 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, थीटा 90 से बड़ा होगा। अब आप लोगों ने कैसे बताओगे आप, तो आप लोग इसको ऐसे बता, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, इसको आप ऊपर भी ले सकते हो। थीटा देखो आपके पास में क्या हो गया, ये तो हो गया आपके पास में 90, और ये क्या हो गया ग्रेटर देन 90, तो आपके पास में ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के। तो इन ग्राफ्स को आप बनाना। अब अपन बात करते हैं कि बॉयल्स लॉ के ग्राफ के बारे में। अब बॉयल्स लॉ के ग्राफ जो बनाने अपन ने सीखे हैं, इन ग्राफ की हेल्प से, जो अभी सीखे हैं इनकी हेल्प से अपन बॉयल्स लॉ के ग्राफ बनाएंगे। तो अपन बना रहे थे कि प्रेशर और 1/v का ग्राफ। तो अपन जानते हैं बॉयल्स लॉ का रिलेशन k इंटू 1/v होता है। तो ये तो आपके पास में आ गया y एक्सिस पे, 1/v को इसने लिख रखा है x, और ये हो गया k।
इसको कंपेयर कर लो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। c कितना हो गया 0। c ना तो आपके पास में पॉजिटिव है, c आपके पास ना नेगेटिव है, या ग्राफ ना तो ऊपर की तरफ कटेगा और ना ही ग्राफ नीचे की तरफ कटेगा, तो ग्राफ कहाँ रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। और अब स्लोप कैसा है आपके पास में, m का वैल्यू कैसा है प्लस का के, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ, तो p और 1/v का ग्राफ आप लोगों के पास में ये आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। ये आप लोगों के पास में आसानी से आ जाएगा p और 1/v का ग्राफ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात वो पूछता है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात वो ये पूछता है कि प्रेशर का अब के बाद 1/v के साथ नहीं, v के साथ बनाओ, प्रेशर का v के साथ बनाओ। तो अपन जानते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू k/v। अब प्रेशर को अब की बार लिख दिया इसने y, k की जगह k लिखा, और v को कहाँ लिख दिया x एक्सिस पर, तो ये हो गया k/x। क्या y इक्वल्स टू एम एक्स से मैच कर रहा है ये, y इक्वल्स टू एम एक्स से मैच नहीं कर रहा। तो जब y इक्वल्स टू एम एक्स से मैच नहीं कर रहा तो क्या ये होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये आप लोगों के पास में इस तरीके का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इनवर्स ग्राफ होता है। तो y इक्वल्स टू k/x, इसका ग्राफ हमेशा आता है ये x इक्वल्स टू k/y, ठीक है ना। इनवर्स ग्राफ होते हैं, तो ये ग्राफ आप लोगों के पास में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बॉयल्स लॉ था, तो समझ आया, बहुत बढ़िया समझ आया। तो कितने ग्राफ है, ग्राफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने को केमिस्ट ऐसे मैथमेटिक्स में जाओगे, जब आप मैथ में पढ़ोगे तो बहुत सारे ग्राफ हैं, वहाँ तो बहुत सारे ग्राफ हैं, मैं बता नहीं सकता कितने गए वहाँ पे। तो आप लोगों को 15-20 ग्राफ तो बहुत आसानी से बनेगा, 15-20 ग्राफ तो वहाँ पर आसानी से बनेंगे, और 15-20 ग्राफ की इक्वेशंस पे आप वहाँ पे 5, 6, 10, 15, 20 लाख ग्राफ आसानी से बना सकते हो। लेकिन अपने को यहाँ पर केवल एक इनवर्स का और एक स्ट्रेट लाइन, बस ये दो ही ग्राफ अपने को यहाँ ध्यान रखना है। अपने को केमिस्ट्री में ग्राफ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इनवर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, जब भी y और x इस तरीके से ऊपर नीचे हो तो ये ग्राफ बनेगा, y और x आपस में एक दूसरे के बराबर लिखे हो तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बने, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना, और आज के लिए इतना ही है। कल दूसरा लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में क्या होगा, तो आप लोगों से एक थोड़ा सा होमवर्क के टाइप पे आप लोग ये करना, एनसीईआरटी आप लोगों के पास में होगी, और एनसीईआरटी होगी तो आप स्टेट्स ऑफ मैटर खोलोगे, 4-5 पेज ये पढ़ के आने, जिसमें उसका थोड़ा सा चैप्टर का समरी तक आप पढ़ के आइएगा। बॉयल्स लॉ के बाद, तो बॉयल्स लॉ के बाद में अपन दूसरा लॉ पढ़ेंगे, और वो लॉ आता है अपने पास में चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो आप लोग ये पढ़ के आइएगा, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।